हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। इस लेक्चर में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, जो कि केशवानंद भारती केस में अपहेल्ड करा गया था। साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि संविधान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जुडिशियल सर्विस के जो भी तैयारी लोग करते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो अवेयर इससे रिलेटेड जानकारी रखना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है, बल्कि यह हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह इंटरप्रिटेशन के द्वारा ये अपहेल्ड करा गया है, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस केशवानंद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 द्वारा यह अपहेल्ड करा गया था। लेकिन इसको समझने से पहले हमें पहले इसके बेसिक्स कहाँ से एक क्वेश्चन ओरिजिन हुआ इसको समझना ज़रूरी है। तो हम पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, यह कहीं पे भी एक्सप्रेसली नहीं दिया हुआ है, बल्कि यह कोर्ट के जुडिशियल डिसीजन के द्वारा यह डेवलप किया हुआ एक सिस्टम है, जो कि इंडियन लीगल सिस्टम में ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है इसका। इसका कोई स्पेसिफिक कोई डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है, कोर्ट ने भी इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, बल्कि कोर्ट ने इसको समय समय पर सोसाइटी के साथ चेंज होते हुए इसको इंटरप्रेट करने का प्रयास किया गया है। और बेसिक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के कोर आइडियाज़ जो हैं, मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आइडियाज़ हैं उसके द्वारा ये इवॉल्व हुआ है, और ये उसके उस प्रिंसिपल से ये गवर्न होता है। जैसे हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है जस्टिस, इक्विटी, फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर इससे इनलाइन रहता है। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया, उसके बाद लेजिस्लेशन और जुडिशरी में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होना शुरू हुआ था, जिससे जिसमें सरकार लैंड लॉ रिफॉर्म करने का प्रयास कर रही थी, एंड जुडिशरी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा था। इस बीच पहली बार शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में यह डिस्प्यूट के राइज हुआ, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। इसमें पार्लियामेंट ने आर्टिकल 19 से राइट टू प्रॉपर्टी को पहली बार फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया, जो कि इसको बाद में चैलेंज किया गया। चूँकि यह फर्स्ट अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा यह रिमूव किया गया था, इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा कि पार्लियामेंट के पास अमेंड करने और मॉडिफाई करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, जो कि संविधान में किया जा सकता है, जो आर्टिकल 13 से हिट नहीं होगा। इवन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड एंड मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी। इस केस के बाद सब्सिक्वेंटली सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, जिसमें यह प्रोविजन था कि पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13(1)(a) के एम्बिट को एक्सपेंड किया था, और 9th शेड्यूल में इसको इंसर्ट किया था। चूँकि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ डाल दिए जाते हैं वो जुडिशियल रिव्यू उसके नहीं हो पाते थे, इसलिए 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया इस केस में। कोर्ट ने हियरिंग के बाद कंक्लूड करा कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है, एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एंड मेजॉरिटी ओपिनियन ने इसको फॉलो किया। और यह जजमेंट शंकरी प्रसाद के जो अपहेल्ड थे उसको ही रीआइटरेट किया गया था। लेकिन सज्जन सिंह केस में एम हिदायतुल्ला एंड जे मुधोलकर जस्टिस, इन दो ऑनरेबल जस्टिस का डिसेंटिंग ओपिनियन था, एंड इनका डिसेंटिंग ओपिनियन में मानना यह था कि फंडामेंटल राइट इनहेरेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इसको
अमेंड एंड मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। जस्टिस मुगोलकर ने बेसिक फीचर को पहली बार यूज किया था, जो कि बाद में बेसिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है। इस डिसीजन को लार्जर बेंच के सामने प्लेस किया गया, जो कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस में था। 11 जज बेंच का ये डिसीजन था एंड 6:5 के मेजोरिटी डिसीजन से ये पास किया गया था, जिसमें मेजोरिटी डिसीजन यह था कि फंडामेंटल राइट को ना तो अमेंड किया जा सकता है ना मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि यह बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। इसलिए इसको पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर से बियॉन्ड इसको रखा जाना चाहिए। यह मेजोरिटी ओपिनियन था गोलकनाथ केस का, जो कि 11 जज बेंच का डिसीजन था। इसका मतलब यह है कि अर्लियर जो दो डिसीजन थे उसको ओवररूल कर दिया गया था इस डिसीजन में। गोलकनाथ केस के डिसीजन को बाईपास करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा, जो कि आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा करा गया था। इसमें पार्लियामेंट ने गोलकनाथ डिसीजन को बाईपास करने का प्रयास किया एंड नया लॉ इनेक्ट किया, जिसमें पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड एंड मॉडिफाई करने के लिए। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सब्सिक्वेंटली केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973 केस में चैलेंज किया गया, जो कि 13 जज बेंच डिसीजन था। इसमें मेजोरिटी ओपिनियन 7:6 का डिसीजन था। केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अमेंड करने का पावर है। इवन प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, सो प्रियम्बल भी अमेंड किया जा सकता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट किया जा सकता है यदि कोई भी ऐसा प्रोविजन जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है वो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा। सो यह 13 जज बेंच डिसीजन अर्लियर 11 जज बेंच डिसीजन जो कि गोलकनाथ का था उसको ओवररूल कर दिया गया एंड अभी फिलहाल के समय केशवानंद भारती के अपहेल्ड को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज किया गया था इंडिया में। इस केस में न केवल बेसिक स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज किया बल्कि गोल्डन ट्रायंगल प्रिंसिपल जो कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है उसको भी रिकॉग्नाइज करा गया, जो कि कोर्ट को हेल्प करता है बेसिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने। कोर्ट यह भी अपहेल्ड करा कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। इसलिए पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया गया है, क्योंकि सरकार के 3 विंग्स हैं, हर विंग्स का अलग वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है, उस वैल्यू को वायलेट नहीं करा जा सकता है। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बेसिक प्रिंसिपल को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसको समय समय पर संविधान के जो भी प्रिंसिपल हैं जैसे कि जस्टिस, इक्विटी, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, इन सब को ध्यान में रखते हुए कोर्ट समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेगा। इसको पर्टिकुलर एम्बिट में रख कर डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। इवन इसको सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग एग्जामिन करा जाता है। इस डिसीजन के बाद बेसिक प्रिंसिपल को फाइनली सेटल कर लिया गया था, लेकिन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस में फिर यह डिस्प्यूट एराइज हुआ, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिटिशनर के इलेक्शन को नलीफाई कर दिया गया एंड इस डिसीजन को बाईपास करने के लिए पार्लियामेंट ने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा और यह कहा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा को जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं रखा जा सकता है। बट कोर्ट ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू को
इन लाइन में था। इवन जुडिशियल रिव्यू एंड रूल ऑफ लॉ को भी इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में अपहेल्ड करा गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यू को प्रमोट करता है। पार्लियामेंट ने फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 में अमेंड करके यह प्रयास किया गया कि पार्लियामेंट को फिर पावर दिया जाए, जिससे ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि जुडिशियल रिव्यू से के दायरे से बाहर रहे। लेकिन फाइनली इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1918 केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को माना कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड पार्लियामेंट को पावर नहीं है कि वह कोई भी लॉ इनेक्ट करे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे। और पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि कोई भी लॉ इनेक्ट करे फॉर पॉलिटिकल गेन, बल्कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर उसको अपना लॉ बनाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि इस मिनर्वा मिल्स केस में अपहेल्ड करा गया था। एंड जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा। सो मिनर्वा मिल केस में जुडिशियल रिव्यू को आर्टिकल 13 में बेसिक स्ट्रक्चर को माना गया, एंड कोर्ट यह भी ऑब्जर्व करा कि लेजिस्लेचर के पास यह पावर नहीं है कि वह कोर्ट के डिसीजन को बाईपास करने के लिए नया लॉ बनाए। इस केस में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, जिसमें यह कहा गया कि पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट है एंड पार्ट 4 जो कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। मतलब इसको बैलेंस करके हम आगे बढ़ेंगे, ना कि किसी एक को सुप्रीमेसी देने का प्रयास करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का रिसेंट एग्जांपल यह है कि पार्लियामेंट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 लाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के अपॉइंट करने के लिए यह इनेक्ट करा गया था, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह आर्टिकल 50 का जो कि जुडिशियल सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का वायलेशन है। सो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप डाउन कर दिया एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस था। सो इससे यह पता चलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर प्लेन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो कि जस्टिस, इक्विटी, फेयरनेस, रीजनेबलनेस, ये सब है, इस पर बेस्ड है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कि है प्रॉपर डिफाइन नहीं है, कोर्ट ने भी नहीं डिफाइन किया है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका प्रॉपर डिफिनेशन कोई प्रोविज़न नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल लिस्ट नहीं है, बल्कि इसमें समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका इंटरप्रिटेशन करके इसमें नया प्रिंसिपल एड ऑन कर सकता है। फॉर एग्जांपल सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, principle of judicial separation, and freedom of dignity of individuals, free and fair elections, judicial review, article 32 and 226, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में बैलेंस बनाना, यह सब बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें और भी एड ऑन किए जा सकते हैं समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बेसिक स्ट्रक्चर ना केवल इंडिया में फॉलो किया जाता है, बल्कि अदर कंट्री लाइक फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस एंड पाकिस्तान एंड अदर कंट्री में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके समय समय पर क्रिटिसिज्म भी होते रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यह कहा जाता है कि यह कोर्ट का जुडिशियल ओवररीच है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का यूज़ करके एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के डोमेन में काम करती है। दूसरा क्रिटिसिज्म का पॉइंट यह है कि क्योंकि यह प्रॉपर डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो कोर्ट समय समय पे इस पर कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन करता रहता है, जिससे लेजिस्लेचर को इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है प्रॉपर समझने में इसको, क्योंकि यह पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वह जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहता है कि वह जुडिशियल रिव्यू उस लॉ का कर सके।
चूँकि बेसिक स्ट्रक्चर एक जुडिशियल एक्टिविज़्म है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बियॉन्ड एम्बिट जाकर यह प्रिंसिपल बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन के लिए एंड पीपल ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन यह कुछ हद तक सेपरेशन ऑफ पावर को भी इन्फ्लुएंस करता है, जो कि यह वैलिड क्रिटिसिज्म पॉइंट है। बट ओवरऑल हम जब देखते हैं तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन के लिए और पीपल ऑफ इंडिया के लिए वेलफेयर का काम करती है। एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट का काम जो कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए कार्य करती है, जुडिशियरी भी उसके लिए कार्य करती है। तो यह ओवररीच लेजिटिमेट है एंड सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कार्य करती है, जो कि सही है। हमने आज बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को समझा एंड जजमेंट वाइज जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे उसके अकॉर्डिंग हमने समझा एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जैसे 368 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इससे हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझ पाए हैं एंड यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ एड ऑन होना चाहिए तो आप अपना सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में इंटर करें एंड यदि लगता है कि ये अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कुछ इम्प्रूव के लिए आप सजेशन दे सकते हैं इस वीडियो में। थैंक यू एंड देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।